चलो स्टार्ट करते हैं। तो मुद्रा, बैंकिंग और मौद्रिक नीति। मुद्रा के बारे में हम लोगों ने थोड़ी चर्चा किया था। विनिमय का एक माध्यम है। पहले वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर प्रॉब्लम क्या आती थी कि अगर आपको वो चीज़ नहीं चाहिए तो आप फिर लेन देन नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको एक मुद्रा की ज़रूरत थी। शुरुआत में हम लोग ऐसी मुद्रा का इस्तेमाल करते थे जिसके अंतर्निहित कोई के अंदर कोई मूल्य होता था, जैसे सोना चांदी। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, इनकी इतनी आपूर्ति नहीं थी, इनकी इतनी सप्लाई नहीं थी, और इनका जो मूल्य था बहुत ज़्यादा था। कई बार आपको कोई छोटी मोटी चीज़ चाहिए, आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे पास एक नया टाइप का मुद्रा आती है जिसे हम बोलते हैं फिएट मुद्रा। जब अपने आप में इसका कोई मूल्य नहीं होता, जैसे करेंसी नोट्स। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है कि हाँ, आरबीआई के गवर्नर ने ऐसा लिखा हुआ है कि मैं धारक को वचन देता हूँ इतने रुपए अदा करने का। जब तक वो गारंटी उनके द्वारा है और हमारा उनके अंदर विश्वास है, सरकार ने उसे कहीं ना कहीं विश्वास के साथ आगे बढ़ाया है, तब तक वो मान्य रहेगा। जैसे ही सरकार उसमें से अपना जो है ये गारंटी हटा लेती है, या फिर सरकार के अंदर किसी तरीके से लोग विश्वास खो देते हैं, तो उसका वैल्यू फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये किसके साथ है, करेंसी नोट्स के साथ, जो आजकल नोट चलते हैं उनके साथ। और ज़्यादातर जो नोट देखोगे आप, आरबीआई की गवर्नर या आरबीआई छापता है। हालांकि इसमें भी एक अपवाद है। 1 रुपए का अगर नोट देखा हो तुमने, उसके अंदर आरबीआई गवर्नर का साइन नहीं होता। देखा है? देखा होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर साइन किसका होता है फिर, ये सवाल बन सकता है। हाँ, वित्त मंत्री नहीं, वित्त मंत्रालय का जो सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्तीय सेक्रेटरी जो रहेगा, उसका साइन उसके ऊपर होगा। इस तरीके से जो सिक्के होते हैं, 1 रुपया 2 रुपए के जो सिक्के, वो भी सरकार छापती है या सरकार बनाती है उन्हें। ये जो है आरबीआई नहीं करता है। आरबीआई सिर्फ बैंक नोट्स बनाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू जो भी मैक्सिमम है अभी 500 रुपये मैक्सिमम। है ना? ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। फिर हम देखते हैं कि मुद्रा की जो आपूर्ति है का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर मुद्रा ज़रूरत से ज़्यादा लोगों के पास आ जाए, तो उस मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है। क्योंकि अगर तुम सबके हाथ में पैसा है और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है, तो वस्तुएं बिक रही थी, अब धीरे धीरे उनका भी दाम बढ़ने लगेगा। कि जो बेचने वाला है उसको पता है कि सबके हाथ में पैसा है, मैं क्यों सस्ता बेचूँ। फिर इससे क्या होती है, महंगाई बढ़ती है। महंगाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं वो उन तक का जो एक्सेस है ख़त्म हो जाएगा, वो उसे ले नहीं पाएंगे, खरीद नहीं पाएंगे। ये स्थिति भी हमारे लिए बहुत ख़राब है। दूसरी तरफ अगर तुम्हारे हाथ में ज़रूरत से ज़्यादा या ज़रूरत से भी कम, मतलब अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरे करने के लिए भी पैसा नहीं है, वो भी ख़राब स्थिति है। अगर तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है तो तुम मांग नहीं करोगे चीज़ों की, और जब तुम मांग नहीं करोगे तो चीज़ों का उत्पादन नहीं होगा, और जब उत्पादन नहीं होगा तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, रोजगार सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे संतुलित रखना है, किसे, मुद्रा की आपूर्ति को, कहाँ, बाजार के अंदर या एक अर्थव्यवस्था के अंदर। और यही नीति आपकी क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति। और मौद्रिक नीति को चलाता कौन है, आरबीआई। जो भी केंद्रीय बैंक होता है किसी भी देश का, किसी अर्थव्यवस्था का, हमारे केस में कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935। ठीक है, 1934, आज़ादी से पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी। अगर आपसे ऐसा पूछ लिया जाए क्या ये एक संवैधानिक निकाय है, क्या ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं, फिर क्या कोई कानूनी बॉडी है, कानून के द्वारा निर्मित है। हाँ, एक हमारे पास अधिनियम है, एक एक्ट है, हमारे पास एक कानून है, आरबीआई एक्ट इसको बोलते हैं, 1934। तो 1934 में ये कानून आया था, इसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में। कह रहे, हाँ, याद रखना है तो आप बोल सकते हो हाँ ये एक कानूनी निकाय है, और ये एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कह रहे, चलो। अब आरबीआई के पास मौद्रिक नीति को संभालने के लिए हम बोल सकते हैं दो उपकरण होते हैं, मोटे मोटे तौर पे दो उपकरण, उनको हम दो हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, तो एक लिख लो, आरबीआई लिख लो, और नीचे उसके दो कॉलम बना लो। एक बार पहले ये वाला काम कर लो, क्या क्या काम करता है आरबीआई। ये हेडिंग बना लो, आरबीआई। देखो, आरबीआई को 1935 में, भारत को 1935 में अपना केंद्रीय बैंक मिला। ठीक है, कानून का नाम भी लिख लो, आरबीआई एक्ट 1934, इसकी स्थापना की गई। काम क्या क्या करता है, सबसे पहले मुद्रा जारी करता है।
आरबीआई के कार्य, सबसे पहला कार्य मुद्रा जारी करना। ठीक है, मुद्रा कौन सी जारी करता है? 1 रुपया जो नोट होते हैं और जो सिक्के होते हैं उसको हटा दो, बाकी सारी जो मुद्रा जारी करता है वो कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, सारे जो भी सिक्के होते हैं ना वो हमारे बोल सकते, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गलत है, सिक्के हटा देना। सिक्के जो है वो भारतीय सरकार छापती है, बाकी जो बैंक नोट्स हैं आपका कौन छापती है? आरबीआई। सरकार का बैंकर, दूसरा पॉइंट है सरकार का बैंकर कौन है? आरबीआई। कभी भी सरकार को पैसे चाहिए होते हैं, कभी भी सरकार को कोई ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनानी है, तो ऐसा नहीं है सरकार तुमसे आके डायरेक्टली पैसा मांगेगी, तो पैसा मांगेगी आरबीआई से। ठीक है? नहीं नहीं, संचित निधि से वो अलग तरीका है। क्या संचित निधि से जो जो पैसा दिया जा रहा है वो भारतीय सरकार को ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन मान लो उसमें कोई कमी पड़ जाए, जरूरी नहीं है कि हर बार जो है हमारे पास पैसा पूरा हो। नहीं बस उनमें पैसे में उधार लेना पड़ सकता है, उधार लेने किसके पास जाएगा? आरबीआई। ठीक है, संचित निधि तो है ही, लेकिन संचित निधि भी पूरी नहीं पड़ती है, खासकर भारत जैसे एक विकासशील देश के लिए, जहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए सामने से पैसा लगाना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे? ऋण लोगे। ठीक है, कह रहे? और सरकार ऋण कैसे लेती है? आईएमएफ तो अलग हो गया, अभी अभी आरबीआई से बात कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हारे का सहारा है, जब कोई नहीं दे रहा, कुछ नहीं बचा, तब जाना पड़ता है आईएमएफ के पास। इन ऋण कैसे देंगी? तो समझो ऐसे, अगर सरकार को कभी भी मान लो मेरे को जयपुर बसाना है, लेट्स से जयपुर बसाना है नया, एक नया सिटी बनाना है जयपुर के आसपास ही, मैं खूब खर्चा लगेगा, इतना मेरे पास पैसा नहीं है, इसके लिए मेरे को उधार लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक सिक्योरिटीज जारी करती है जिन्हें हम प्रतिभूति बोलते हैं या बॉन्ड बोलते हैं। क्या गवर्नमेंट एक कागज़ का टुकड़ा देगी तुम्हें, अच्छा देखो मुझे चाहिए ना 1 लाख करोड़ चाहिए, इसके बदले में मैं तुम्हें बॉन्ड देती हूँ, ठीक है, तुम मुझे ये पैसा कुछ सालों के लिए दे, जैसे ही वो समय अवधि पूरी होगी वो पैसा तुम्हें पूरा का पूरा मैं अदा कर दूंगी वापस, लेकिन उसके साथ ऊपर तुम्हें ब्याज भी दूंगी। आई बात समझ में? तो बॉन्ड इशू कर दिया, जैसे तुम्हें बैंक में जाते हो एफडी डालते हो ना, जमा कराते हो, एफडी तुम बोलते हो हाँ मैं ये पैसा बैंक में दे रहा हूँ, साल भर के बाद आऊँगा तो ये पैसा प्लस इसका ब्याज तुम दे देना। यार वैसे ही गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट क्या जारी करती है? सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स, प्रतिभूतियाँ, हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिभूति। यार गवर्नमेंट ऐसा जारी कर देगी, देखो तुम मुझे इतना लोन दे दो, इसके बदले मेरे से ये डॉक्यूमेंट ले लो, इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ है कि जो भी पैसा मैंने तुमसे लिया है वो तो मैं तुम्हें वापस रिटर्न कर ही दूंगी, प्लस इसके साथ में जो भी इंटरेस्ट होगा, ब्याज होगा, वो भी तुम्हें मिलेगा, तो फायदा है ना। ठीक है, ऐसे करके किसको दे दी जाती है ये सिक्योरिटीज? आरबीआई को। कौन देता है? गवर्नमेंट। के बदले आरबीआई क्या देता है फिर गवर्नमेंट को? पैसा। ठीक है, समझ में आया? फिर ऐसे में सरकार का बैंकर कौन? हाँ, हाँ मतलब ऐसा कुछ लिखा रहेगा, भैया इतना पैसा दिया गया है और इसके बदले जो है ब्याज के साथ ये पैसा वापस तुम्हें दे दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। वो सरकार फेल हो जाएगी, और ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ये फेल होने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, सरकार ही गिर गई तो बात, मतलब सरकार खत्म हो गई, कोई बिल्कुल हमारा जो पूरी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर जो हमारे कार्यपालिका है ये पूरी तरीके से खत्म हो गई है, हमारी जो स्थायी कार्यपालिका खत्म हो गया है, उसमें विश्वास नहीं है लोग, ऐसी स्थिति जब आएगी तब हम बोलेंगे कि सरकार फेल हो गई है। हाँ, सरकार को लोन लेना पड़ता है ना। हाँ तभी होगा। क्या? नहीं, आना तो पड़ेगा, नहीं चुकाया था तभी तो। हाँ, लोन तो बढ़ेगा ही ना, साल दर साल महंगाई भी तो बढ़ रही है। तुम बोल रहे हो कि अच्छा 10 साल पहले 1 लाख रुपए का लोन लिया तो आज भी 1 लाख रुपए का लोन से काम नहीं बनेगा ना, आज तो लोन ज़्यादा लेना पड़ेगा।
और इंडिया जैसा देश जहाँ पे इतना विकास करना है, इतनी विकास की गुंजाइश है, लोन लेना ही पड़ेगा। हरी बात समझ। तो देश लोन नहीं ले रहा है, वो प्रॉब्लम है। हरी बात समझ में। तुम अगर खुद का पैसा लगा रहे हो सकता है तुम फेल हो जाओ। बिजनेस तुमने खोला, तुम फेल हो जाओ, फिर तो पूरे घर को गरीबी में ला दिया। लेकिन एटलीस्ट लोन से अगर तुमने काम किया है, बोल सकते हो कि हाँ कंपनी फेल हो गया, अब मैं लोन नहीं चुका पा रहा, मैं दिवालिया घोषित हो, लेकिन परिवार की तो संपत्ति बची रहेगी। यही बात समझ में। ये होता है, इसीलिए जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, अडानी अंबानी, कोई भी खुद की जेब से पैसा नहीं लगाता है, बैंकों से लेते हैं। आई बात समझ में। तो क्या जरूरत पड़ी थी मेहुल चौकसी को, नीरव मोदी को बैंक से लोन लेने की? ये बात समझ में। तो ज़्यादातर ये जो काम किया जाता है लोन लेकर ही किया जाता है, कि हमारे पास जो पैसा है उसमें लिमिट है, सरकार के पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, तो इतना सारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा दिल्ली मेट्रो बनी, तो जापान का एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, से पैसा उठाया गया। वर्ल्ड बैंक से हम, विश्व बैंक से हम पैसा उठाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सस्ते ब्याज दरों पे हमें पैसा देता है। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर चल। हाँ, और कैसे चलाएंगे वो? नहीं नहीं, इतना इतना कोई परोपकारी नहीं है भाई। कि हाँ, बस फर्क इतना रहता है, ब्याज दरें कम होती है जब विश्व बैंक देता है या आईएमएफ देता है, तो इसकी ब्याज दरें कम होती है बाकी बैंकों की। तो बहुत सारे हैं। अभी तुमने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सुना होगा, एक पूरी रोड बनाई जा रही है दिल्ली से मुंबई तक की, बन चुकी है ऑलमोस्ट। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, सरकार ने बोला यार इतने तो पैसे नहीं हमारे पास, लेकिन ये करना भी ज़रूरी है, कि अगर रोड अच्छी नहीं होगी तो इंडस्ट्रीज नहीं लगेगी। सरकार क्या करती है, उधार लेकर ये काम करती है। समझ में। अगर सरकार बाहर से नहीं ले रही तो सरकार फिर किससे लेगी? आरबीआई से। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे देखो, नेक्स्ट, बैंकों का बैंक। जितने भी हमारे वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंक मतलब कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक मतलब जो मुनाफे के लिए काम करते हैं। ठीक है, आपका एसबीआई है, आपका एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक, ये भी एक बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जो भी तो कोई बैंक नहीं है। अच्छा भी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, गाना चला था ना, बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाओ। करेक्ट। ये सारे क्या है, वाणिज्यिक बैंक है, इनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। वे देखेंगे क्यों ज़रूरत पड़ रही है इनको। ठीक है, हाँ वही वही, लेकिन वो क्यों पड़ रही है वो भी देखेंगे। तो अगर बैंकों को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो इन बैंकों के लिए हारे का सहारा जो है वो आरबीआई है। कोई लोन नहीं दे रहा, दूसरा बैंक नहीं लोन दे रहा, लोग नहीं लोन दे रहे, बैंक भी लोन उठा सकते हैं, लोगों से भी उठा सकते हैं, वो भी सेम वही काम कर सकते हैं, या तो शेयर जारी कर देंगे, याद है ना डिसइन्वेस्टमेंट, निवेश, थोड़ा सा हिस्सेदारी बेच दिया, पैसे उठा लिए, या उधार पे तुमसे पैसे ले लेता हूँ, बॉन्ड जारी कर देता हूँ, लेकिन तुम लोग मान लो इंटरेस्टेड नहीं हो मुझसे लेने में, कहाँ जाएगा वो बैंक? आरबीआई के पास। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बैंकों का बैंक। क्लियर है? लिख लो, तीसरा भी लिख लो, बैंकों का बैंक। लिख लिया? सारी लिख लिया? समझ गए तुम लोग? चलो, लिख लिया? डन। आगे बढ़े। चौथा, मौद्रिक नीति, ये तो बता ही दिया। एक तो मेन काम जो है मौद्रिक नीति का है, बाजार के अंदर मुद्रा का जो आपूर्ति है उसका संतुलन बनाए रखना, पहला चीज। इसके साथ साथ मौद्रिक नीति से हम जो अर्थव्यवस्था में महंगाई है वो भी नियंत्रण में रखते हैं। कैसे रखते हैं? अगर तुम्हारे हाथ में पैसा ज़्यादा है, आरबीआई के पास कुछ ऐसे उपकरण है, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा ज़्यादा है इसका मतलब महंगाई है, तुम्हारे हाथ से पैसा छीनना पड़ेगा, तो आरबीआई के पास कुछ ऐसे उपकरण हैं जिससे तुम्हारे हाथों में जो पैसा है उसको कम कर सकते हैं। देखेंगे अभी कैसे करेंगे। क्लियर? क्या? हाँ, ये बताएंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार क्रियाएं होती है। ठीक है? समझ में आया कि तुम्हारे हाथ में अगर पैसा है तो उसे कम करने के लिए आरबीआई के पास कुछ उपकरण है, इससे क्या होगी? महंगाई नियंत्रण में रहेगी। दूसरा चीज, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा कम है, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा, पहले सुन, देखो मत उस टाइम, अगर तुम्हारे हाथ में पैसा कम है इसका मतलब बाजार के अंदर मंदी है, लोग मांग नहीं कर रहे, मांग नहीं कर रहे तो जीडीपी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, जीडीपी वृद्धि नहीं होगी तो रोजगार नहीं मिलेगा, पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ये स्थिति भी खराब है। तो अब इस स्थिति में तुम्हारे हाथों में पैसा पहुंचाना है, ये भी आरबीआई के पास कुछ उपकरण अभी देखेंगे, ये भी कर सकता है आरबीआई के तुम्हारे हाथों में इनडायरेक्टली किस तरीके से पैसा
पहुंचा सकता है। समझ में आया? तो मौद्रिक नीति के तहत हम मुद्रा आपूर्ति का तो संतुलन रखते हैं, साथ साथ महंगाई और जीडीपी में जो वृद्धि है उसको भी संतुलित रखते हैं। याद रहेगा, मौद्रिक नीति के 3 काम है: संतुलन बनाए रखना, विकास वृद्धि, ठीक है, वित्तीय स्थिरता, वो भी एक पॉइंट है। चलो नेक्स्ट देखो, विदेशी मुद्रा संरक्षक। जो भी हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार सुनते होगे तुम, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया, कम हो गया, वो कौन मैनेज करता है? आरबीआई। संचित निधि होती है ना, में सरकार अपने नागरिकों के ऊपर जो टैक्स लगाती है उससे पैसा आता है, वो राजस्व है। हाँ, वो अलग मुद्दा हो गया। वो तो हाँ, लोन लिया है तो किसने लोन लिया है? सरकार ने लोन लिया ना, सरकार के नाम पे लोन किया है, वो हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार, कल को कोई कंपनी बाहर से आई निवेश करती है, वो किस में करेगी? डॉलर्स में करेगी या पाउंड में करेगी? जैसे पाउंड इसकी करेंसी है यूके की, ठीक है, या यूरो में कर सकती है। जापानीज आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे अपने साथ? येन, ठीक है। अब ये मुद्रा हमारे यहाँ थोड़ी चलेगी, हमारे यहाँ पे तो ये लीगल टेंडर नहीं है, कानूनी मुद्रा नहीं है ये चीज़। वो कहाँ जमा होती है? आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में। उसके बदले पलट कर क्या दिया जाता है? रुपया दिया जाता है, फिर वो सरकार लेती है, कंपनियां लेती है। सही बात समझ में? विदेशी मुद्रा भंडार अलग चीज़ है, संचित निधि अलग है, वो सरकार के पास है। ये विदेशी मुद्रा भंडार किसके पास है? आरबीआई के पास। फ्रेंड्स क्लियर हो? अगर सरकार लोन लेती है तो वो फिर सरकार की संचित निधि में जाएगा। हाँ, तो कन्वर्ट तो होगा, लेकिन वो डॉलर रखेगा कौन? आरबीआई रखेगा। सरकार को क्या मिलेगा? रुपया मिलेगा सरकार। हाँ, सरकार ने लोन, आरबीआई ने लोन नहीं लिया है, वो सरकार ने लोन लिया। आरबीआई का काम बस इतना है, अच्छा डॉलर आए, डॉलर के बदले पलट के क्या दे दो? रुपए दे दो, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द डे, तो लास्ट में वो जो लोन है वो सरकार के नाम पे, वो सरकार की संचित निधि में जाएगा। लेकिन जो विदेशी मुद्रा है वो कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी, वो अपने पास रखेगा। कह रहा है? चाहे अगर तुम येन लेके आओ, कहाँ से? जापान से, चाइना से तुम युआन या रेनमिन भी उसकी करेंसी है, वो लेकर आओगे तो वो सारा का सारा कौन स्टोर करेगा? आरबीआई। ऐसे ही मान लो कल को तुम्हें बाहर से कोई सामान खरीदना है, वो सामान तुम्हें डॉलर में मिल रहा है, हमारे पास तो डॉलर नहीं है ना, क्या करते हो? अपने बैंक वाले को बोलते हो कि भैया इसको पलट के दे। बैंक वाला क्या करता है? आगे हुए रुपए आरबीआई को देता है, उस रुपए के बदले आरबीआई उसे पलट के डॉलर देता है, और फिर हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बाहर जाता है। अरे बस में, अगर हमारे यहाँ पे हम आयात ज़्यादा करेंगे, जैसा हम 50 और 90 के दशकों के बीच में कर रहे थे, तब हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होता रहेगा, पैसा बाहर जाता रहेगा, विदेशी मुद्रा। क्लियर है? और उस समय एक ऐसी स्थिति आ गई थी, इतना ज़्यादा हम आयात करे थे और निर्यात कुछ भी नहीं था, हमारे पास ये जो विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग खत्म होने वाला था। सिर्फ 15 दिन का विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास शेष बचा था, मतलब 15 दिन तक हम आयात कर सकते थे, उसके बाद हमारे पास आयात करने के लिए हमारे पास कोई डॉलर, कोई विदेशी मुद्रा। सही बात समझ में? तो इसका संरक्षण कौन होता है विदेशी मुद्रा भंडार का? आरबीआई। डिफरेंस क्लियर है? चलो, और लास्ट जो है, स्थिरता सुनिश्चित करना। ऐसा ना हो कि अचानक से कोई अफरा तफरी मच गई और हमारी जो एक्सचेंज रेट होता है, विदेशी मुद्रा विनिमय जिसे दर बोलते हैं, अगर आप डॉलर दोगे तो उसके बदले कितना रुपया मिलेगा, एकदम से गिर ना जाए या बहुत ज़्यादा रुपया मजबूत ना हो जाए। हाँ, कल ही अखबार में वो खबर आई थी कि हमारा जो रुपया है वो पूरे एशिया के अंदर सबसे खराब परफॉर्म करने वाली मुद्रा है। मतलब हमारा रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है, मतलब डॉलर जो है इसके बदले मजबूत हो रहा है, यानी हमारे रुपए की जो क्षमता है, खरीदने की जो क्षमता है, क्रय क्षमता है रुपए की, धीरे धीरे कम हो रही है, के मुकाबले डॉलर बढ़ रहा है। तो ऐसे समझो, अगर एक स्थिति है जहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा, एक डॉलर के बदले रुपये मिल रहे हैं, लेट्स से 5, ये ऐसा हाइपोथेटिकल मान लो, हाइपोथेटिकल ऐसे मान लो कि ये स्थिति है, 1 डॉलर का तुम्हें ऑयल मिल रहा था, तेल मिल रहा था, 1 डॉलर का मैं कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 85, 85 रुपये दो, मैं तेल मिल रहा था 1 डॉलर का। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ रुपया कमज़ोर हो गया, कमज़ोर मतलब
किसके मुकाबले कमज़ोर हो गया? डॉलर के मुकाबले। अब क्या हो रहा है? लेट्स से एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ डबल से भी ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, मतलब इसका डबल कितना हो गया? लगभग 170। यानी अब रुपया जो कमज़ोर हुआ है, अब वही ऑयल खरीदने के लिए जो डबल रुपए देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तेल अभी भी उतना ही आ रहा है जितना क्वांटिटी में पहले आ रहा था। ये स्थिति हमारे लिए बहुत ख़राब है। ऐसा ही कुछ हुआ था 1991 में जब गल्फ का युद्ध छिड़ गया था, का पेट्रोल का रेट बढ़ गया। ठीक है, और हमें ज़्यादा उसके बदले क्या देना पड़ रहा है? डॉलर देना पड़ रहा है। रुपया बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? हमारे यहाँ से बहुत तेज़ी से पैसा बाहर जाएगा। ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए खराब स्थिति पैदा कर सकता है। तो ऐसा ना हो, चीज़ से बचाने के लिए आरबीआई जो है कई बार कुछ उपकरणों का इस्तेमाल करता है। स्थिति कब आ रही है? जब लोग डॉलर की मांग ज़्यादा कर रहे हैं, रुपए की मांग कम कर रहे हैं। जब डॉलर की मांग आप करोगे तो डॉलर का मूल्य बढ़ेगा। तो $1 की जो खरीदने की क्षमता है वो इंडियन रुपये के मुकाबले बढ़ जाएगी। इसे बोलते हैं डॉलर का मजबूत होना। वहीं दूसरी तरफ इसी इसी सिचुएशन को हम ये बोल सकते हैं कि रुपया कमज़ोर हो। आ रही बात समझ में? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर एकदम धड़ाम से हमारा रुपया इस तरीके से गिर जाए, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत चिंताजनक बन सकती है। ऐसे में आरबीआई क्या करता है? थोड़ी देर बताया, विदेशी मुद्रा भंडार पड़ा है आरबीआई के पास। वहाँ पे $600 बिलियन से भी ज़्यादा रुपए डॉलर्स पड़े हुए हैं। क्या करता है? अगर डॉलर की मांग बढ़ रही है तभी डॉलर मजबूत होता है। इसका मतलब इतनी आपूर्ति नहीं है डॉलर की, तो उस आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश करता है कौन? आरबीआई। कैसे बढ़ाएगा? अपने पास जो डॉलर पड़े हैं वो पे मारेगा। ये तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सब लो। क्या होगा? मार्केट के अंदर डॉलर की जो आपूर्ति है वो बढ़ेगी, और जब उसकी आपूर्ति बढ़ती है, किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई हो जाती है, उसका प्राइस, आई बात समझ में? ऐसे स्थिरता बनाता है। कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ेंगे, मैंने थोड़ा सा पहले ही बता दिया। आगे नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें फिर पढ़ेंगे। कह रहे यहाँ तक करते रहते हैं। करना ही करा होता ना तो अब तक रुपया 100 टच सेंच। लेकिन वो वाली बात भी है ना, ऐसा नहीं है कि वो सारा ही एक बारी में खर्च कर देगी। है? क्या? आपूर्ति कैसे बढ़ाएगा? या तो फिर वही वही वाली जर्मनी वाला करे जैसे बताया था, नोट छापो। आपको हमेशा ना बैलेंस शीट मेंटेन करनी होती है। बैलेंस शीट मतलब एक आपके पास कितनी परिसंपत्तियां हैं, कितने एसेट हैं। एसेट मतलब ऐसी चीज जो आपके लिए वैल्यू क्रिएट करती है, जिसका आपके लिए मूल्य है। दूसरी तरफ लाइबिलिटी, देनदारी, हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो अगर मैं नोट छापूंगा भी ना, मेरे पास कोई पहले एसेट होना चाहिए, कोई संपत्ति होनी चाहिए, परिसंपत्ति होनी चाहिए। परिसंपत्ति एसेट होना चाहिए। या तो मैं क्या कर सकता हूँ? सोना ले सकता हूँ। सही सुना होगा, कई बार बैंक्स जो होते हैं सोना खरीद, हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सोना खरीद रही है। या फिर की जगह मैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स भी ले सकता हूँ। सरकार अगर बॉन्ड दे रही है किसको? आरबीआई को। के पास परिसंपत्तियां आ गई। ये बॉन्ड्स के बदले सरकार क्या कह रही है? कुछ समय बाद तुम्हें इतना पैसा मिल जाएगा। जो पैसा है प्लस तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। अगर ऐसा एसेट उसके पास है, तभी उसको बैंक नोट्स प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, या तभी वो प्रिंट कर सकता है। ऐसे नहीं कि आपका माल है कि बस प्रिंट कर दो कभी भी। इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है कि आपके पास बराबर एसेट होना चाहिए उसको बैक करने की। अगर ये चीज़ बैलेंस नहीं है, फिर कभी भी तुम्हारा वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है। अगर लोगों को विश्वास नहीं है, अच्छा इसके पास, इस बैंक के पास इतना पैसा ही नहीं है, मतलब इतने मूल्य के इसके पास परिसंपत्तियां नहीं है, वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गिर सकती है। या तो सोना खरीदना पड़ता है, देशी मुद्रा भंडार में उसे रखना पड़ता है। मान लो मेरे पास बहुत लाखों करोड़ों में डॉलर आ गए, अगर मेरे पास इतनी सारी परिसंपत्तियां पड़ी है, उसके बदले में रुपए प्रिंट करके, ठीक है, तो एट रैंडम नहीं कर सकते हम कि मेरा मन किया अच्छा पैसे कम लग रहे हैं तो प्रिंट कर दो। वो फिर फेल हो जाएगी पूरी अर्थव्यवस्था। हमेशा याद रखना, जितने आपके पास एसेट होंगे, परिसंपत्तियां होंगे, उतने ही आप देनदार दे सकते हो, आगे अपने ऊपर कर्ज चढ़ा सकते हो। अगर इसमें कोई भी डिसबैलेंस हुआ, संतुलन खराब हुआ, तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, है
तो ये 6 फंक्शन क्लियर हो गए कि कैसे स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगर ऐसा लग रहा है कि रुपया कमज़ोर हो रहा है तो क्या करेगा, बाजार के अंदर, खुले बाजार के अंदर डॉलर को बेचना चालू कर देगा, डॉलर की आपूर्ति बढ़ा देगा ताकि डॉलर कमज़ोर हो, रुपया क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। आई बात समझ में? इस तरह से हम काम करते हैं। नेक्स्ट। अब लिखो मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण। मौद्रिक नीति के उपकरण। दो कॉलम बना लो। एक कॉलम में लिखो मात्रात्मक, मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण, मात्रात्मक मौद्रिक उपकरण। क्लियर? एक कॉलम में लिखो गुणात्मक, गुणात्मक मौद्रिक उपकरण। ठीक है? ये दो तरह के उपकरण होते हैं, एक बोलते हैं हम मात्रात्मक उपकरण, एक को बोलते हैं हम गुणात्मक। मात्रा के अंदर एक क्वांटिटी, एक नंबर, एक संख्या फिक्स करते हैं, जिसके तहत आरबीआई जो है अलग अलग नीतियां अपनाती है। पहले हम लिखते हैं मात्रात्मक उपकरणों को। लिखो इसके अंदर से पहला रेपो दर। रेपो दर। क्या लिखो, रिवर्स रेपो दर या उलट रेपो दर। रिवर्स रेपो दर या फिर उलट रेपो दर। क्या लिखो, बैंक रेट, बैंक रेट, बैंक दर, बैंक रेट या बैंक दर। नेक्स्ट लिखो खुले बाजार, खुले बाजार की क्याएं, खुले बाजार की क्याएं। या फिर खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार परिचालन। मार्केट ऑपरेशन। हो सकता है आपको ये OMO ही मिले। ठीक है? याद रहेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलो, खुला बाजार परिचालन बोलो, खुला बाजार क्रियाएं बोलो, तीनों एक ही चीज़। ठीक है? ठीक है? रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक दर, खुले बाजार परिचालन। ठीक है? और नेक्स्ट लिखो नकद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित पात। नकद आरक्षित पात। ब्रैकेट पहले ये इंग्लिश में लिख लो, क्या बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, शॉर्ट में से बोलते हैं CRR। ब्रैकेट में लिख लेना, ये यही वर्ड मिलेगा आपको, CRR। ठीक है? नेक्स्ट लिखो वैधानिक, वैधानिक, वैधानिक तरलता, वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात। ब्रैकेट में लिख लो, सॉरी पहले इंग्लिश में भी लिख लो, ये तो हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, ब्रैकेट में SLR। क्या ये है हमारे पास कुछ मात्रात्मक उपकरण तो आरबीआई यूज़ करता है, हमारा रिजर्व बैंक। खैर इसके बारे में भी थोड़ी देर में डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट आ जाओ गुणात्मक में।
में लिखो मार्जिन आवश्यकताएं, मार्जिन मार्जिन आवश्यकताएं। नेक्स्ट लिखो सेकंड, ऋण राशनिंग, ऋण राशनिंग। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट लिखो नैतिक दबाव, नैतिक दबाव, नैतिक दबाव। क्या, ये तीन मोटे मोटे हमारे पास गुणात्मक उपकरण हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, पहला लिखते हैं, अब मात्रात्मक से चालू करते हैं। सबसे पहला क्या लिखा आपने, रेपो दर। देख लो, पहली हेडिंग वही बनाओ। आपको याद है एक चीज़, एक फंक्शन बताया था, एक काम बताया था आरबीआई का, कि वो बैंकों के लिए बैंक का काम करता है। जितने भी हमारे वाणिज्यिक कमर्शियल बैंक्स हैं, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। वो आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, लेकिन उधार पे। जब आप किसी चीज़ को या किसी से पैसा उधार में लेते हो तो ब्याज भी लगता है। तो ये वही दर है जिसके ऊपर बैंक्स अक्सर अल्प अवधि के लिए, अल्प अवधि मतलब कुछ दिनों के लिए, वो एक रात भी हो सकती है, वो एक दिन भी हो सकता है, और मैक्सिमम 14 दिन तक हो सकता है, मतलब 2 हफ्ते के लिए मैक्सिमम पैसा अगर लिया जा रहा है बैंकों के द्वारा आरबीआई से, आरबीआई जिस दर पर, जिस ब्याज दर पर आगे बैंक्स को पैसा देता है, तो क्या बोलते हैं, रेपो दर। क्लियर है, जिस दर के ऊपर आरबीआई आगे बैंक्स को पैसा देता है लेकिन एक अल्प अवधि के लिए, उसे बोलते हैं रेपो दर। इसके बदले बैंक्स को कुछ गिरवी रखना पड़ता है, इसके बदले बैंक्स को कुछ चीज़ गिरवी रखनी पड़ती है। ये जो चीज़ गिरवी रखते हैं अक्सर क्या होती है, सरकार की प्रतिभूति, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं बैंक्स के पास पड़े हैं, वो गिरवी रखेंगे के पास, आरबीआई के पास, और ये एक समझौता रहेगा, तो बोलते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट, ये वापस खरीदने का एक समझौता किया गया है बैंक और आरबीआई के बीच। आरबीआई ने, सॉरी, बैंक ने आरबीआई को ऐसा बोला है, मेरी तुम प्रतिभूतियां या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स तुम रख लो, इसके बदले या इसके एवज में तुम मुझे क्या दे दो, ऋण दे दो। इस ऋण के ऊपर आरबीआई कुछ ब्याज लगाएगा, और इस ब्याज को हम क्या बोलते हैं, ना हो तो नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, फिर कुछ और करना पड़ेगा या किसी और बैंक के पास जाकर मांगे। क्या, हाँ, शेयर बेच सकता अपने, एलआईसी, पैसे की ज़रूरत है, शेयर बेच दो, या खुले बाजार के अंदर लोगों के लिए बॉन्ड निकाल दो, भी कर सकता है बैंक। है, शेयर्स कैसे बेचते हैं, बहुत जटिल प्रक्रिया है, बट कहने का मतलब होता है, आप सबसे पहले लाते हो आईपीओ, इंडियन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, आप शेयर मार्केट में जो लोग हैं उनको ये बताते हो कि देखो मेरी ये कंपनी है, मेरी ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट मतलब मेरा क्या फ़ायदा क्या नुकसान रहा है इतने सालों में, ये देख लो, ऐसा है। अगर तुम्हें विश्वास है कि मैं आगे तुम्हें पैसे कमा कर दे सकता हूँ, मेरे शेयर तुम, आप, हम जैसे लोग जो हैं, जैसे ही वो मार्केट में बिकने के लिए आता है हम शेयर खरीद, और ऐसे जैसे ही आप शेयर खरीदोगे, वो पैसा किसको चला जाएगा, बैंक को चला जाएगा। और वो बैंक उस पैसे का कैसे इस्तेमाल करेगा, जब वो शेयर लाता है तब भी बताता है, और बाद में हर महीने, हर तिमाही के अंदर वो अपना जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, जो फाइनेंशियल या वित्तीय जो भी उसका लास्ट में परिणाम निकला है हर तिमाही का, वो लोगों के सामने अखबार के अंदर न्यूज़ रखता है। अब वहाँ से पढ़ो और समझो क्या ये उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपको लग रहा है सही कर रहा है तो ठीक है, आप उसमें अपना निवेश जारी रखोगे। अगर आपको लग रहा है नहीं ये तो लुटिया डुबोएगा हमारी, आप अपना शेयर मार्केट में जो भी उसमें निवेश कर रखा है उसको बेचो, कोई ना कोई खरीदने के लिए खड़ा होगा, देगा, और आप जाओ। और ऐसा हो गया, मान लो उसकी पूरी लुटिया ही डूब गई और फिर तुम्हें होश आया, यार ये तो घटिया बैंक था, फिर तुम्हारा शेयर कोई नहीं खरीदेगा, फिर तुम्हारे शेयर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सही बात समझ में, ऐसे डूब जाते हैं शेयर मार्केट में पैसे। सही बात समझ में, ये शेयर मार्केट में निवेश जोखिम भरा, किस्मत नहीं, लॉजिक अच्छा होना चाहिए तुम्हारा। हाँ, बाकी किस्मत भी फिर, बट हाँ, किस्मत के भरोसे मत कूदना, आज मेरा लक अच्छा चल रहा है तो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, ऐसे तो पक्का डूबोगे। क्या,
वो तो राशि तो बिल्कुल फर्जी होती है। चलो देखो, रेपो दर के बारे में लिखो। देखो, वह दर वह दर जिस पर वह दर जिस पर आरबीआई अल्पकालिक अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक मतलब कम समय के लिए, ब्रैकेट में लिख लो कितना होगा, मैक्सिमम 14 डेज, अधिकतम 14 दिन। ठीक है, मैं आ गया अल्पकालिक का मतलब, ब्रैकेट बंद। अल्पकालिक ऋण बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों सरकारी प्रतिभूतियों या सिक्योरिटीज या सिक्योरिटीज के बदले देता है के बदले देता है। ठीक है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो। मान लो तुम लोगों के हाथ में पैसा है, यानी ये स्थिति किसकी है, महंगाई की है, मंदी की है। तुम लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, ये स्थिति क्या है, महंगाई दर्शाती है या मंदी दर्शाती है, महंगाई। अगर तुम लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है तुम चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करोगे, और जब ज़्यादा डिमांड करोगे तो चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, यानी महंगाई की स्थिति है। अब अगर महंगाई को मुझे कंट्रोल करना है तो तुम्हारे हाथों से पैसा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब तुम्हारे हाथों से पैसा कैसे लूंगा, तुम पैसा कहाँ से लेते हो, तुम आरबीआई से तो सीधा लेते नहीं हो, तुम किससे लेते हो, बैंकों से, वाणिज्यिक बैंकों से। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं आरबीआई हूँ तो मैं आगे जो बैंक है, अगर उसको जो जिस ब्याज दर पे पैसा दे रहा हूँ, जिस रेपो दर पे पैसा दे रहा हूँ उस बैंक को, अगर मैं वो पैसा या वो दर बढ़ा दूँ, इसका मतलब उस बैंक को मेरे से जो लोन मिला है महंगा मिला है। आ रही बात समझ में, तो उसको क्या हो रहा है, नुकसान होगा, राइट। तो उस नुकसान को की भरपाई करने के लिए आगे जो ऋण तुम लोगों को देगा, वो बैंक अब जो ब्याज दर तुम पर लगाएगा वो भी क्या कर देगा, बढ़ा देगा, है ना। बैंक क्यों काम करते हैं, पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, जो तुम अपना डिपॉजिट कराते हो बैंक्स के अंदर, बैंक्स आगे उसी पैसे का इस्तेमाल करके किसी को लोन दे देता है। ठीक है, ठीक है, तुम अगर अपना यहाँ पे डिपॉजिट डाल रहे हो, उसी डिपॉजिट का बैंक क्या करता है, किसी को लोन दे देता है। तुम जो डिपॉजिट डालते हो उस पर बैंक हो सकता है तुम्हें 3% का ब्याज दे, सेविंग अकाउंट्स में मिलता है ना ब्याज, तो बचत खाता हो तो उसमें तुम्हें ब्याज देता है। ठीक है, लेकिन यही जब पैसा तुम्हारा दिया गया आगे लोन के तौर पे दिया जाता है, तो बैंक इसे 3% पे नहीं देता, वो इसे देगा 10% पे, 12% पे, जो भी अलग अलग टाइप का लोन होता है। अगर तुम पर्सनल लोन लेने जाओगे तो कम से कम 14 से 16%। तो कम रेट का मतलब ऐसा नहीं कि 50% लगा रहा है, वो लगा 10-15% ही रहा है। जो साहूकार होते थे वो लगा देते थे 50%, इसलिए बोलते थे कि हाँ ये कितना आप जो है चार्ज करोगे, सैकड़े पे। ठीक है, तो लेकिन वो उसको मंथली चार्ज करता है, महीने का, ये साल का रहता है, पर एनम वाला कॉन्सेप्ट। क्या वो चक्रवर्ती ब्याज में ये भी है ना, कि आप उसे कब चार्ज कर रहे हो, महीने में चार्ज कर रहे हो या साल में चार्ज कर रहे हो, उस आधार पे वो ऊपर नीचे होता है। तो तुम्हें तो देता है 3%, लेकिन आगे जब तुम लोन लेने जाओगे, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, तो 10, 15, 16, 17, 18 ऐसा परसेंट तुम्हें मिलेगा। डिपेंड ये इस पे भी करेगा तुम्हारा सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर मतलब हो सकता है पहले तुम लोन लिया और भाग गए, तुमने लोन चुकाया नहीं, तुम्हारा उधर नाम आ जाता है कि ये भगोड़ा था, इसने लोन लिया था, इसने चुकाया नहीं। तो ऐसे में तुम्हें कोई बैंक अगर लोन दे भी देगा तो ब्याज ज़्यादा रखेगा, क्योंकि तुम्हारा चुकाने का जो रिस्क है, हो सकता है तुम ना चुकाओ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे भी मिल सकता है, ज़्यादा ब्याज पे भी। बट मोटा मोटी तौर पे कहने का मतलब है, जिस ब्याज दर पे तुम्हें अपने बचत खाते में जो ब्याज मिलता है,
उससे कई गुना ज़्यादा पे आगे बैंक जो है लोन पर पैसा चलाता है। तो इसमें जो शेष बचेगा, कितना बचेगा? 7%। से बोलते हैं बैंक का स्प्रेड या बैंक का नाफा बोल सकते हैं। इसी पैसे से कहीं ना कहीं बैंक काम करते हैं। अगर ये नहीं मिलेगा तो फिर बैंक के काम करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ऐसे ही अगर आरबीआई जो है बैंक्स को अगर लोन दे रहा है, और इसे मैं क्या बोल रहा हूँ, रेपो दर, अगर ये रेपो दर महंगी हो जाती है यानी बैंक को मिलने वाला लोन महंगा हो जाएगा, और आगे जो आम जनता को लोन मिलेगा बैंक को उसे भी क्या करना पड़ेगा? महंगा करना पड़ेगा। अब जब लोगों को जो लोन मिल रहा है वो महंगा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हर महीने तुम्हारे खाते में से या तुम्हारे अकाउंट से जाने वाला जो ईएमआई है, जो तुम ब्याज भर रहे हो, वो भी तुम्हें क्या देना पड़ेगा? ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हारे पास जो पैसा बच रहा था पहले, कम बचेगा, यानी तुम्हारे हाथ में पैसा कम होगा। आई बात समझ? जब भी महंगाई होगी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा? रेपो दर को हमेशा बढ़ा देगा। आई समझ में? एक और सिचुएशन समझो, तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है या तुम्हारे हाथ में पैसा कम है, मतलब मंदी है, तुम लोग डिमांड नहीं कर रहे, डिमांड नहीं करे तो ये सब चीज़ें बनेगी नहीं, और जब ये चीज़ें बनेगी नहीं तो जीडीपी में वृद्धि होगी नहीं, रोजगार आएगा नहीं। ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, आर्थिक वृद्धि को या जीडीपी की वृद्धि करने के लिए क्या करेगा आरबीआई? रेपो दर को कम कर देगा, जिससे बैंक को लोन सस्ता मिलेगा। अब बैंक को जब सस्ता लोन मिल रहा है तो वो आगे तुम्हें भी जो लोन है वो सस्ता देगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा ज़्यादा बढ़ गया। अब वो क्या करेगा? आगे तुम सबको देना चाहेगा, और वो कैसा कर देगा? उसे सस्ता कर देगा, तो तुम्हारे पे मिलने वाला जो लोन है वो भी सस्ता हो जाएगा। अब जो तुम्हें ईएमआई देनी है हर महीने, जो इंस्टॉलमेंट देनी है, वो कैसी हो गई? कम हो गई। इसका मतलब तुम्हारे हाथ में अब पैसा बचेगा। मान लो पहले तुम्हें 2,000 रुपये की ईएमआई देनी थी जब रेपो दर ज़्यादा थी, अब रेपो दर कम होने के बाद हो सकता है तुम्हें सिर्फ 1,000 रुपये की ईएमआई देनी हो। 1,000 रुपये तो बच रहे हैं ना अब इस पैसे का तुम क्या इस्तेमाल करोगे? खर्च करोगे। मुझे फ़ोन लाना था, मुझे कपड़े लाने थे, ये लाना था, वो लाना था, इन चीज़ों में तुम खर्च करोगे, तो तुम्हारा खर्च किसी की आय बनेगा, मांग को बढ़ाएगा, फैक्ट्रियों को उत्पादन करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो रेपो दर कम करने से या ज़्यादा करने से मुद्रा आपूर्ति पर क्या फ़र्क पड़ता है? कह रहे? चलो अब इसको लिख भी लो। देखो, एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो। फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है? अगर महंगाई है तो पहले लिख लो महंगाई। ठीक है? महंगाई की सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा? रेपो को बढ़ा देगा। ठीक है? रेपो दर को बढ़ा देगा। आगे इसको ऐसे करके लिख लो, लोन महंगे होंगे, और लोन क्यों महंगा हो रहा है? क्योंकि बैंकों ने जो उधार लिया है पैसा, वो भी उन्होंने ज़्यादा ब्याज दर पे लिया है। ठीक है? क्योंकि लिए बैंकों के लिए उधार महंगा हो गया, और इससे क्या होगा? आगे तुम्हारे पास जो पैसा होगा वो कम हो जाएगा। क्या लिखो? लोन महंगे होने के कारण महंगाई कम होगी। और महंगाई कम क्यों हो रही है? क्योंकि पैसे की जो आपूर्ति है, मुद्रा आपूर्ति में कमी आ रही है। क्या? ये भी लिख लो, मुद्रा आपूर्ति में कमी। इसी के साथ यहाँ पे आपने लिखा ना महंगाई कम होगी, क्यों हो रही है? बिकॉज, क्लियर है? अगर रेपो दर, महंगाई की सिचुएशन में रेपो दर को बढ़ाया जाएगा, और रेपो दर को अगर बढ़ा दिया आरबीआई ने, बैंकों को लोन महंगा मिलेगा, उससे आगे जनता को महंगा मिलेगा, और जब जनता को महंगा मिलेगा तो इसका मतलब क्या होगा? उनके पास जो जाने वाली ईएमआई है, जो हर महीने वो जो ब्याज चुकाएंगे वो ज़्यादा चुकाएंगे। जब ज़्यादा चुकाएंगे उनके पास पैसा कम होगा, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में क्या आएगी? कमी आएगी। इससे क्या होगी? महंगाई रोल हो जाएगी। कह रहा? चलो एक और दूसरा इसका उलट लिख लो। मंदी के केस में
मंदी कब होती है? जब तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं होता। देखो, आरबीआई रेपो रेट घटाता है, आरबीआई रेपो रेट घटाता है, ठीक है, आगे डैश करके लिख लो, जिससे बैंकों के लिए उधार, जिससे बैंकों के लिए उधार सस्ता होता है। इससे आगे क्या, नेक्स्ट एक एरो बनाकर लिख लो, लोगों को लोन सस्ते मिलते हैं, लोगों को लोन सस्ते मिलते हैं, और इसका परिणाम क्या होता है? अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ती है। ठीक है, ये वर्ड तरलता भी आपको कई बार मिलेगा। तरलता का मतलब होता है ऐसा कोई आपके पास परिसंपत्ति तो आप बहुत जल्दी बेच सको या उससे कोई और बदले में चीज़ दे सको। जैसे सबसे तरल अगर हम बोल सकते हैं कोई एसेट है या कोई परिसंपत्ति, कैश है। आज आपके जेब में अगर पैसा पड़ा है तो आप जाके ज़मीन खरीद लो, जाके सोना खरीद लो, जाके आप कोई भी खाने पीने की सामान खरीद सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी परिसंपत्तियां भी होती है जो बहुत ज़्यादा तरल नहीं होती, लेकिन मूल्य ज़रूर होता है। हर परिसंपत्ति का मूल्य होता है। कि तुम्हारी जेब में सोना पड़ा हुआ है, तुम्हारे पास कोई सोने की अंगूठी है, सोने की चेन है, नहीं है? ठीक है, कोई बात नहीं। इमेजिन करो अगर होती तो मूल्य है उसका, तुम सुनार के पास जाओ, तुम बेचो और पैसे ले लो। लेकिन तुम्हें अभी मैं बोलूँ कि अभी खड़े खड़े तुम्हें ज़मीन खरीदनी है, तुम्हारे पास सोना पड़ा है, तो एकदम से तो तुम नहीं बदल पाओगे। अरे बच में तो सोने को हम बोल सकते हैं थोड़ा कम तरल है। वहीं एक और परिसंपत्ति सोचो, तुम्हारे पास ज़मीन पड़ी है, हो सकता है वो करोड़ों की ज़मीन हो तुम्हारे पास, लेकिन मैं बोलूँ अभी तुम को बेच दो और पैसे ले आओ 1 करोड़ रुपए, तो मिल जाएंगे तुम्हें? नहीं मिलेंगे ना। इतनी आसानी से बिकेगी नहीं ज़मीन। हो सकता है 2 दिन लग जाएं, हो सकता है 2 महीने लग जाएं, हो सकता है 2 साल लग जाएं। घटिया जगह पे तुम्हारी ज़मीन हो, कोई नहीं खरीदना चाहता। मूल्य भले ही है उसका, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उसके बदले तुरंत पैसे। ऐसे में ज़मीन की तरलता थोड़ी, ठीक है। तो तरलता वर्ड ज़्यादातर हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? पैसे के लिए, कैश के लिए इस्तेमाल। है ना? तरलता बढ़ने का मतलब मुद्रा आपूर्ति का बढ़ना है। याद रहेगा तेरा कॉन्सेप्ट? चलो आगे नेक्स्ट। दूसरा क्या लिखवा था? रिवर्स रेपो। देखो सेकंड, रिवर्स रेपो दर। सेकंड हेडिंग, रिवर्स रेपो दर। तो नाम पढ़कर कुछ समझ में आ रहा है इसको? कौन लेंगे? आरबीआई। किससे? बैंकों से। ठीक है? देखो, वह दर जिस पर वह दर जिस पर आरबीआई वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से बैंकों से धन उधार लेता है, बैंकों से धन उधार लेता है। ठीक है? उल्टा किस सिचुएशन है? हाँ, इसमें भी टाइमलाइन होती है। अब बैंक क्या कर रहा है? आरबीआई को लोन दे रहा है, इसके बदले आरबीआई भी तो कुछ ब्याज देगा ना। हाँ, बॉन्ड भी देने का होगा। ठीक है? ब्याज देना पड़ेगा, इसी ब्याज दर को हम क्या बोल रहे हैं? रिवर्स रेपो। ठीक है? अगर मान लो आज ये लेट्स से आज मान लेते हैं 4% है रिवर्स रेपो। एक सिचुएशन है, 4% आज तो अभी आज मान लो 4% रिवर्स रेपो है। ठीक है? अब मुझे दिख रहा है तुम लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, तुम सब कंज्यूमर्स हो, तुम आम जनता हो। ठीक है? तुम लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, यानी का मतलब क्या, कैसी स्थिति है? महंगाई हो रही है या मंदी हो रही है? महंगाई हो रही है। तुम्हारे हाथ से पैसा खींचना पड़ेगा। कैसे खींचूंगा? मैं बैंकों को बोलता हूँ एक काम करो,
तुम्हें जो मिलने वाला ब्याज दर था, रिवर्स रेपो था, जब तुम मुझे तुम्हारे पास जो पैसा था वो उधार दे रहे थे, तो मैं एक काम करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। मैं क्या कर दे रहा हूँ इसको, 5% कर रहा हूँ। तो बैंकों को फ़ायदा नहीं है कि अपना जो पास बैंकों के पास जो पैसा है वो सीधा की सीधा आरबीआई के पास जमा करा दें। फ़ायदा है ना, जो ब्याज मिल रहा था ज़्यादा मिल रहा है। अब तुम्हारे पास अगर बैंक तुमको देने जाता लोन, तो पहले किसी सेल्समैन को रखना पड़ता, तो तुम्हें चिपकाता कि हाँ ये है, बढ़िया है लोन ले। फिर तुम्हारे बैकग्राउंड चेक करता कोई आदमी, वाकई तुम जैसे कोई ऐसे तो नहीं इंसान हो जो बहुत सारे लोन लेके भागा हुआ है। तो इन सब चीज़ों में बहुत सारा समय लगता है, पैसा भी लगता है। प्लस हो सकता है ये सब करने के बावजूद भी तुम पैसा लेके भाग जाओ, हो सकता है ना। तो इस सिचुएशन में जब आरबीआई रिवर्स रेपो को दर को बढ़ा देता है, तो बैंक के लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करवा दे, कि अब उनने मिलने वाला जो ब्याज है वो बढ़ चुका है। ऐसे में क्या होता है, बैंक, क्योंकि आरबीआई सबसे सेफ ऑप्शन है, आरबीआई तो कहाँ भाग सकता है, एक ही है आरबीआई, तो भागेगा भी नहीं। सबसे सेफ ऑप्शन है पैसे को एक जगह निवेश करने का, और उस पर ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक्स क्या करेंगे, अपना जो पैसा होगा, धन जो होगा, आरबीआई के पास जमा कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे, प्रेरणा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ब्याज अब ज़्यादा मिल रहा है, रिवर्स रेपो अब ज़्यादा मिल रही है। ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैं बैंक हूँ तो मेरे पास पैसा कम हो जाएगा। अब जब मेरे पास पैसा कम हो गया, तुम मांगने वाले ज़्यादा हो, मैं जो तुम्हें ब्याज आगे दूंगा, कम दूंगा ज़्यादा दूंगा, ज़्यादा, क्योंकि मेरे पास पैसे कम है देने के लिए। मैं तो उसको दूंगा ना जो मुझे ज़्यादा पैसे कमा के दे सके। अरे बात समझ। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जो आम जनता को लोन मिलेगा अब महंगा मिलेगा, और जब तुम्हें लोन महंगा मिलेगा, तुम्हारी ईएमआई भी ज़्यादा जाएगी, यानी तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा। जब तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा तो महंगाई। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। का उल्टा अगर करना है, मान लो तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं है, तो रिवर्स रेपो को मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा, कि अच्छा 4% था, लो 3% कर दिया। यानी अब अगर बैंक मेरे पास जमा कराता है तो सिर्फ उसे 3% ब्याज मिलेगा। इससे ज़्यादा हो सकता है कि तुम्हें ब्याज दे, कंज्यूमर्स को, लोगों को, आम जनता को अगर ब्याज दे बैंक, तो ज़्यादा ऋण मिल जाएगा, तो उस पर ज़्यादा ब्याज दे सकता है और ज़्यादा पैसे कमा सकता है। तो ऐसे में उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता कि वो आरबीआई के पास पैसे को जमा करवाए। है ना? समझ में आया कॉन्सेप्ट? लिखो अब इसको भी वैसे ही लिख लो, वो सेम ही है, कम समय के लिए। देखो, देखो रिवर्स रेपो रेट बढ़े, रिवर्स रेपो रेट बढ़े, आगे ऐसे एरो बना लेना फ्लो चार्ट के लिए। रिवर्स रेपो रेट बढ़े, देखो उसके अंदर बैंक पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, बैंक पैसा आरबीआई के पास रखेंगे, फिर उसका परिणाम क्या होगा, आगे लिखो, बाजार में धन की कमी, बाजार में धन की कमी, बाजार में धन की कमी, या तरलता की कमी, या तरलता की कमी। है? ये वाला काम कब करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में करना चाहिए, महंगाई में या मंदी में? महंगाई में। ठीक है, तो जब भी महंगाई होगी क्या करेगा आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। ठीक है, लिख भी लो चाहो तो इसके अंदर, ये कभी इस्तेमाल करना जब महंगाई होगी तब, या महंगाई को कम करने के लिए। फिर दूसरा इसी तरीके से लिख लो उल्टा इसका रिवर्स। देखो सेकंड, रिवर्स रेपो दर घटे, रिवर्स रेपो दर घटे, आगे एरो बना के लिख लो, बैंक बाजार में अधिक ऋण देंगे, बैंक बाजार में अधिक ऋण देंगे, बैंक बाजार में अधिक ऋण देंगे। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा, अर्थव्यवस्था में तरलता जो है आ जाएगी। देखो, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ेगी, या मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी।
तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, ये कल लास्ट जीडीपी वाला पढ़ा है और ये वाला पढ़ा है, तो मोटा मोटी अगर अखबार में अर्थव्यवस्था से रिलेटेड इस टाइप की जो ज़्यादातर न्यूज़ आती है अब तुम्हें समझ में आने लग जाए। है ना? और ये वाले सिचुएशन कौन से हम वहाँ यूज़ करेंगे? रिवर्स रेपो रेट कब घटाएंगे? जब बाजार में मंदी होगी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। बैंक रेट कौन सा हो गया? तीसरा हो गया ना? थर्ड, बैंक रेट या बैंक दर। ये सिंपल है, रेपो जैसा ही है, लेकिन रेपो में अल्प अवधि के लिए दिया जाता था। मान लो बैंक को लोन लंबे समय के लिए चाहिए, फिर क्या? ऐसे में ये जो लोन दिया जाएगा ये किस दर पे दिया जाएगा? बैंक दर। तो यह वह दर है, यह वह दर है जिस पर आरबीआई, यह वह दर है जिस पर आरबीआई दीर्घकालिक दीर्घकालिक ऋण दीर्घकालिक ऋण वाणिज्यिक बैंकों को देता है। यह वह दर है जिस पर आरबीआई दीर्घकालिक ऋण वाणिज्यिक बैंकों को देता है। ठीक है? अगर मैं बोलूं बैंक रेट जो है या बैंक दर जो है, तो मैं कर दे रहा हूँ इंक्रीज, बढ़ा दे रहा हूँ, तो अब जो बैंकों को लोन मिलेगा, ठीक है, बैंक को जो ऋण मिल रहा है अब वो कैसा मिल रहा है? महंगा मिल रहा है। अब जब उसको महंगा मिलेगा तो जो कस्टमर्स को लोन मिल रहा है वो भी कैसा मिलेगा? महंगा मिलेगा। ऐसे में उनके पास जो बचत होगी वो भी क्या होगी? कम होगी। और बाजार के अंदर तरलता में कमी आएगी। ये कब यूज़ करूँगा मैं? जब महंगाई होगी। बना लो। ठीक है, सेम ही है, बस यहाँ पे फ़र्क इतना है, यहाँ पे जो लोन दिया जा रहा है ये लंबे समय या एक लंबी अवधि के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और इसका उल्टा अगर कर दूँ, अगर रेपो दर घटा रहा हूँ तो बैंकों को मिलने वाला बैंक रेट, अगर बैंक दर आरबीआई घटा देता है तो उससे बैंकों को मिलने वाला लोन सस्ता हो जाएगा, आगे कस्टमर्स को मिलने वाला लोन सस्ता हो जाएगा, और इससे क्या होगा? तरलता में क्या फ़र्क आएगा? बढ़ जाएगी। ठीक है, और यही सवाल आते हैं तुम्हारे उसमें पीएससी के प्रीलिम्स में, कंसेप्चुअल टाइप के। आपको दे दिया जाएगा कि अच्छा महंगाई है, ऐसे में आरबीआई को क्या कदम उठाना चाहिए, ऐसे ही आपको कुछ बना के दे दे, कंसेप्चुअल। क्या उल्टा भी लिख लिया ना, इसका रिवर्स भी लिख लिया? ठीक है, अब एक और लिख लो फिर एंड करते हैं आज। नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। आमतौर पे देखो ऐसी स्थिति है, आमतौर पे देखो ऐसी स्थिति, आप जो पैसा जमा कराते हो वो बैंक की क्या है? एक देनदारी है। ने जो पैसा जमा कराया बैंक के अंदर, बैंक की क्या है? देनदारी है। कभी भी मांगने आ जाओगे तो बैंक तुम्हें मना नहीं कर सकता, बैंक को वो पैसा देना पड़ेगा, लेकिन बैंक को भी पैसा कमाना है। वो तो क्या चाहेगा? जितना तुमने पैसा दिया है पूरा का पूरा वहाँ लगा दूँ। कहाँ लगा दूँ? लोन के तौर पे आगे किसी को दे दूँ, ताकि मैं अपना पैसा ज़्यादा कमा सकूँ।
कौन? मैं मतलब बैंक। ठीक है, तो आमतौर पे बैंक की तो मंशा यही रहती है, जितना भी डिपॉजिट है सारा का सारा मैं लोन के तौर पे दे दूं। हाँ बैठ जाओ, आ जाओ। तो लोन के तौर पे दे दूं, आमतौर पे बैंक की तो मंशा यही रहती है। लेकिन कल को अगर तुम में से कोई मांगने आ गया, फिर इस स्थिति में तो बैंक दे ही नहीं पाएगा। आ रही बात समझ में? ये स्थिति ना हो अगर, क्योंकि एक बार ऐसी स्थिति पैदा हो गई, यहाँ पर क्या हो सकता है, लोगों का बैंक पे से विश्वास उठ जाएगा, सारे लोग एक साथ मांगने आ जाएंगे और ऐसे में वो बैंक दिवालिया हो जाएगा। ऐसा ही हुआ था 2008 में यूएस के अंदर। लीमन ब्रदर नाम का एक बैंक था, फेल हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा उसने लोगों को ऋण दे दिए थे, ज़रूरत से ज़्यादा। जब लोग डिपॉजिट मांगने आए तो उसके पास देने के लिए पैसे बचे ही नहीं। और जब वो एक बैंक फेल हुआ तो उसमें जितने भी लोगों के पैसे पड़े हुए थे सारे खत्म। आ रही बात समझ में? तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, बैठ जाओ, ऐसी स्थिति पैदा ना हो इसके लिए सरकार ने या आरबीआई ने के अंदर एक उपकरण रख रखा है जिसे क्या बोलते हैं, सीआरआर, कि आपको जो डिपॉजिट किया जा रहा है, आपको जो पैसा दिया जा रहा है डिपॉजिट के रूप में, वो उसका कुछ प्रतिशत आपके पास हमेशा होना चाहिए। उसका कुछ प्रतिशत आपके पास हमेशा कैश के तौर में होना चाहिए। कल को अगर लोग मांगने आ गए पैसे, फिर हो सकता है कि आपके पास देने के लिए पैसे ना हो, ऐसी स्थिति ना आए, आप सुरक्षित रहो। इसलिए आपको कुछ अनुपात में जो भी डिपॉजिट आपके पास कराया जाता है वो आपको हमेशा कैश के रूप में, नकद के रूप में आरक्षित करके रखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि कभी भी लोग आए तो आपके पास देने के लिए हमेशा पैसे। अगर मैं बोलता हूँ सीआरआर 20% है, का मतलब इस बैंक को 20 रुपये जो है आरक्षित करके रखना पड़ेगा, कैश के रूप में, हमेशा नकद के रूप में रखना पड़ेगा। बाकी इसमें से जो शेष बचा कितना, 80, तुम लोन के तौर पे दे दो। है बात समझ में? क्लियर है क्यों रखा गया? ठीक है, लिखो अब इसको। बैंक अपनी बैंक अपनी कुल जमा राशि, बैंक अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत, बैंक अपनी कुल जमा राशि का निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास आरबीआई के पास नकद के रूप में आरबीआई के पास नकद के रूप में रखता है। ठीक है? अब सुरक्षा के लिए आपको समझ में आ गया, बैंक की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी है, लेकिन महंगाई को भी कंट्रोल करने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं बोल दूं कि ये सीआरआर को मैं बढ़ा के 50% कर रहा हूँ, मतलब अब तुम्हें आरक्षित कितना रुपये रखना पड़ेगा, 50। अब मैं आगे जो लोन दे सकता हूँ वो कितना होगा? क्लियर है? मतलब जो मैं लोन दे सकता हूँ वो कम हो गया। अब इस लोन को मुझे ज़्यादा ब्याज पे देना चाहिए, कम ब्याज पे देना चाहिए? ज़्यादा ब्याज पे देना पड़ेगा, तभी तो मैं पैसे कमाऊंगा। ऐसे में जो कस्टमर्स को अब जो लोन मिलेगा वो कैसा होगा? महंगा होगा। और जब तुम्हें महंगा मिलेगा तो तुम्हारे पास बचत कम होगी, तुम्हारे पास जो मुद्रा आपूर्ति थी, मनी सप्लाई था, तरलता थी, उसमें क्या आएगी? ठीक है, ये कब यूज़ करेंगे? जब महंगाई होगी। वहीं दूसरा सिचुएशन, मंदी है, तुम्हारे हाथों में पैसा पहुंचाना है ताकि तुम मांग करो चीज़ों की, इसको क्या कर दूंगा, सीआरआर को कम कर दूंगा। हाल ही में, मतलब अभी 4-5 महीनों का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे आरबीआई का, तो सीआरआर को कम किया गया। क्यों? क्योंकि बाजार में मंदी है। यार तो मैं फिर कल और लिखवा देंगे, आज के लिए यहीं एंड कर।